अरे हम लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी, हमारे बाप दादा ने जंग लड़ी, शहीद हुए, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। जितना अधिकार आपका नहीं है इस देश को, ज़्यादा वारिस पठान का और देश के मुसलमानों का है। अगर वाकई में कोई बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो पूरे देश में एक ही शख्स सियासत को किसी भी हाल में रोकना है नरेंद्र मोदी को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने से। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद पहले वो शख्स थे जिन्होंने बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। हम इतना आतंकवाद के खिलाफ, और हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर जाना है स्कूल कॉलेज में पढ़ना, जो उनका फंडामेंटल राइट है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिया है, उसमें फंडामेंटल राइट है मुझे क्या पहनना है, क्या ओढ़ना, मैं मेरी मर्जी से कर सकता हूँ। उसमें आपको रोक लगा दिया आपने हिजाब। कड़ी पत्ता समझती है मुसलमानों, कड़ी पत्ता जब तक उसका स्वाद रहता है तब तक उसकी कीमत है, उसके बाद स्वाद खत्म। बात नमस्कार। नवभारत नवराष्ट्र के डिजिटल दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है नवभारत संवाद। इसके तहत हम विभिन्न पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत आज हमारे कार्यालय में पधारे हैं MIM पार्टी के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न, थोड़ा कठिन प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं हम, कि आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। अभी उत्तर मध्य में देखें कि कांग्रेस के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ वहाँ से चुनाव लड़ रही है और ऐन वक्त पर आपने भी अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा कर दिया है, तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। देखिए साहब, ये पिछले काफ़ी बरसों से ये हम पे ये आरोप लगता आया, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे के सारे बेबुनियाद आरोप है और हमने इसको सिद्ध भी करके दिखाया कि काफ़ी जगहों पे जहाँ हम नहीं भी लड़ते तो ये जीत जाती है बीजेपी। तो हमारे पे आरोप किस तरह? बात सवाल नंबर 2 आपका ये है कि हमने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार क्यों उतारा लास्ट मोमेंट पे। सुनिए साहब, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 6 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी के वोटर्स हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार बार बार, इनका जो साथ में वो भी इंडी अलायंस का गठबंधन, हमेशा से एक ही बात बोलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से अगर आप संख्या और हिस्सेदारी देखेंगे सर, तो आपको कम से कम महाराष्ट्र के अंदर 5 मुस्लिम कैंडिडेट देना ही चाहिए था एज पर द पॉपुलेशन। और जो इनको डायलॉग है इनका, जिसकी हम लास्ट मोमेंट तक रुके कि महाविकास आघाड़ी का शायद कभी कॉन्शियस जाग गया, कभी कोई एक आध मुसलमान को टिकट दे दे। इन्होंने 48 सीटों में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। इन्हीं के काफी बड़े नेता मिनिस्टर रह चुके आरिफ नसीम खान साहब ने कहा कि ये सीट माइनॉरिटी की है, मुसलमान को मिलना चाहिए, तो उसने आक्रोश दिखाते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद हमको 50 जगह से फोन आ गए, हम वो पार्टी के सदर साहब को, कि भाई आप तो दो, ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे तो मुसलमानों का होगा क्या? तो जो कि 77 सालों से जो मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जब तक उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा वो आगे नहीं आ सकता। ये नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे, तो क्या करेंगे हम? तो हमने बहुत विचार विमर्श किया और उसके बाद में पार्टी ने फैसला किया कि ठीक है, हमने पहले आरिफ नसीम खान को ऑफर दिया, सर आपको वो टिकट नहीं दे रही है, आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, आप हमको वहां से टिकट देते हैं, आप लड़िए और जीतिए, पूरी यकीन हमको जीतेगी। वो नहीं आए, इधर मुसलमानों का आक्रोश, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के फोन आ रहे थे, तो तब हमने जाकर फैसला किया। और यकीन मानिए, कल लास्ट दिन था फॉर्म भरने का, 1:30 बजे तक हमने इंतजार किया कि शायद इनका कोई कॉन्शियस जाग जाए, एक आध मुसलमान को दे दे। नहीं दिया, तब हमने गए, नामांकन भरा। हमारी पार्टी का नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से उम्मीदवार रहेगा एडवोकेट रमजान चौधरी। अब दूसरी बात यह है कि हमने क्यों एडवोकेट रमजान चौधरी को नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से टिकट दिया। उसकी वजह यह कि बीजेपी के उम्मीदवार को देखोगे, निकम साहब जलगांव से आ रहे, यानी पूरी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में इनको कोई लोकल उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला जो इनकी तरफ से चुनाव लड़ सके। दूसरी ओर आप देखो तो महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट कौन निकली? वर्षा ताई। वर्षा ताई धारावी की, धारावी से लाकर उनको यहां पे लड़ाना, मतलब यहां उनके पास भी कोई कैंडिडेट, दोनों आउटसाइडर है,
इसलिए हमारा जो कैंडिडेट उम्मीदवार रमजान चौधरी एडवोकेट लोकल है, कॉरपोरेशन चुनाव लड़ चुका है, ग्रास रूट लेवल में उसकी अच्छी खासी पकड़ है, नॉर्थ इंडियन वगैरह जितने भी वोटर्स है सब उसके साथ है, और हमको इस बार पूरा यकीन है, उम्मीद है कि हमको पूरा मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, वहां पर माइनॉरिटी का समर्थन मिलेगा, और एक एग्रेसिवली, एक आक्रोश के जरिए से मुस्लिम इस टाइम वोट कर रहा है। आपने दोनों फेज में देखा, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम वोट बढ़ा हुआ है। हमको यकीन है पूरी तरह हमको वोट मिलेगा, क्योंकि एक ऑप्शन है और इस बार जीतेंगे। क्यों बता रहा हूं, बात नंबर 3 आपको बता रहा हूं। यही सिचुएशन था 2019 में औरंगाबाद का। हमारा जब भी अलायंस था वंचित बहुजन अघाड़ी से अम्बेडकर साहब के साथ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सिटिंग एमपी थे खैरे साहब 4 टर्म के, बीजेपी यूटी में थे, वहां से हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ इम्तियाज जलील साहब, आप पत्रकार बंधु, एमएलए थे मेरे साथ में, उनको वहां से टिकट दिया, खड़ा किया, और यकीन मानिए पूरे की पूरे लोगों ने वोट दिया, और आज महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुसलमान एमपी है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग का। हम 2024 में रिपीट करेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, और एमआईएम का एमपी जीत के जाएगा लोकसभा में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता विपक्ष मोदी के खिलाफ लड़ता है, लेकिन विपक्ष में आपसी एकता ही नहीं है। यदि आप महाविकास आघाड़ी से बातचीत होती है, एमआईएम साथ में आती, विरोध आपका एक आदमी से है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने की बात होती है तो आप अलग अलग लड़ते हैं। कैसे लड़ेंगे आप मोदी से? देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी से है, डायरेक्ट बीजेपी से, मोदी से है। क्योंकि जब से 2002 से सब देख रहे हैं, देश और दुनिया के वासी, जब से ये आई है सरकार का, जब से शुरू हो रहा है, एक ही चीज ये कर रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों को गालियां बको, पोलराइज करो, और अपनी राजनीति को चमकाओ। इसके सिवा मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इनको अपने खाने पीने से नफरत है, इनको हमारे हिजाब से नफरत है, और इतना ही नहीं सर, 2 फेस इलेक्शन के हो गए, इतना बड़ा मोदी जी को झटका पड़ा दिल और दिमाग के ऊपर कि वो राजस्थान के स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को एक गाली दी। उन्होंने कहा ये घुसपैठिए है। मोदी जी, हम क्या घुसपैठिए है? अरे हम लोगों ने आजादी की जंग लड़ी, हमारे बाप दादा ने जंग लड़ी, शहीद हुए, हमारा भारत देश आजाद हुआ। जितना अधिकार आपका नहीं है इस देश में, उससे ज्यादा वारिस पठान का और देश के मुसलमानों का है, क्योंकि हम इस देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस भी। आप हमको घुसपैठिया बोल रहे। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, घुसपैठिया में उनको जो इंट्रूडर आ रहे यहाँ वहां से, अरे आ रहे थे, 10 साल से आप सत्ता में थे तो बीएसएफ सो रहा था, कैसे आपने एंट्री आने दिया बॉर्डर से लोगों को? तो खुद की नाकामियां छुपाने के लिए झटके पे झटके जब इनको दिमाग में पड़े, तो मोदी जी ने फिर जहर उगलना किया मुसलमानों के खिलाफ। अमित शाह बोलते हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों का रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। अरे क्यों खत्म करेंगे? इनको इतना ही नहीं मालूम है कि रिजर्वेशन रिलीजन बुनियाद पे मुसलमान नहीं मांग रहा है। मुसलमान जो रिजर्वेशन मांग रहा है, आरक्षण मांग रहा है, वो कमिटीज के रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, जो दर्शाता है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंबई की उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमान को देना ही चाहिए। क्यों नहीं देते इन लोग? अब भी देखो, इसमें दोनों सरकार की बात बताता हूं आपको साहब। एक तरफ तो ये महाविकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ एनडीए। हम तो दोनों का हिस्सा नहीं है, तो एक ही सिक्के के 2 कॉइन। इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल से, हमारे साथ गठबंधन में नहीं आते, नो प्रॉब्लम, हम लड़ रहे हैं। ये सत्ता में थे 14 के पहले, बराबर है, 15% इन्होंने जॉब में दिया, 5% एजुकेशन में दे दिया, मगर उसका कोई पुख्ता कानून क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? जवाब नहीं इनके पास। असेंबली में मैंने हर वक्त, हर सेशन में मुद्दा उठाया, मेरा रिकॉर्ड पे वीडियो आप चेक कर सकते हैं असेंबली सेशन का, 14 से 19 तक में, हर मर्तबा। अब तो सुभान अल्लाह बीजेपी आ गई, वो तो देने वाली नहीं है रिजर्वेशन। मुंबई उच्च न्यायालय ने बोल दिया, देखो हमारा क्या था, हमने कहा मराठाओं को रिजर्वेशन आप दो, दूसरा धनगर समाज को रिजर्वेशन देना है, आप दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम समर्थन करते हैं मराठा और धनगर समाज के रिजर्वेशन का, मगर साथ ही साथ मुसलमान जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। रिजर्वेशन वारिस पठान अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा, मैं उनके लिए मांग रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख के आईएएस आईएफएस ऑफिसर बने, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। मगर ये तो चाहते ही नहीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और बीजेपी सरकार ने तो साफ बोल दिया, हम आते ही मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। नहीं खत्म कर सकते। अभी बीजेपी के कई नेता हमारे दफ्तर में आए थे और उनका कहना है कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं वो किसी खास वर्ग के लिए योजनाएं नहीं है। मुफ्त अनाज की बात हो तो ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं। 3 तलाक कानून की बात हो
370 धारा की बात हो या 3 तलाक कानून को जो मुस्लिम महिलाओं ने काफी वेलकम किया है, तो बीजेपी कैसे आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही है? झूठ बोलते हैं। आपके कैमरा पर्सन को, पत्रकार को अभी आप भेजो औरंगाबाद में, मालूम करो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने को घर दिया है। एक को भी नहीं दिया मुसलमान को। ट्रिपल तलाक की जो बात करें ना, उससे आज मुस्लिम महिला को जो परेशानी हो रही है ये हमको पता है। अरे आज आपको प्रूफ करना है, आप एक हस्बैंड को आपने उठा के जेल में डाल दिया उसको, अगर उसने ट्रिपल तलाक बोला तो बाहर आने के बाद वो एक्सेप्ट करेगा क्या? 3-4 साल के बाद आने के बाद बर्डन लाए होगा मुस्लिम महिला के ऊपर कि तू साबित करके तेरे को दिया है। क्या कैसा साबित करेगी? उसकी वजह से आज रेट ऑफ अबंडनमेंट बढ़ गया है। मोदी जी को मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो जाके वृंदावन में भी थोड़ी चिंता करिए, जहां पे हमारी लाखों के हिसाब से अबंडेंट महिलाएं हैं, हमारी बिंदु बहनें हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो ये सिर्फ बोलने की बात है। मोदी जी ने बोला मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है ट्रिपल तलाक के वक्त। बिल्किस बानो क्या मुसलमान नहीं थी? बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ, उस प्रेग्नेंट थी, उसकी बेटी को मार दिया, उसकी माँ का बलात्कार, बहन का बलात्कार, गुजरात में सबको मार के फेंक दिया। उस बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, जो सजा काट रहे थे जेल में, पिछले जो चुनाव आया एमएलए का, उसके पहले मोदी गवर्नमेंट ने उन सब तमाम बलात्कारियों को छोड़ दिया रेमिशन के। तो बिल्किस बानो नहीं है, जकिया जाफरी मुसलमान नहीं है जिसके हस्बैंड को एहसान जाफरी का कत्ल करके आपने मार दिया उसको। तो ये और हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर जाना है स्कूल कॉलेज में पढ़ना, जो उनका फंडामेंटल राइट है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान दिया है, उसमें फंडामेंटल राइट है मुझे क्या पहनना है, क्या ओढ़ना, मैं मेरी मर्जी से कर सकता हूँ। उसमें आपको रोक लगा दिया आपने हिजाब पे। हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना कभी लेंगे कि हमारी हिंदू बहनें जाती है मंगलसूत्र पहन के, हाथ में कलावा बांध के जाती है, पहनिए बांधिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये एक ही काम कर रहे हैं देश में, विकास तो कुछ है ही नहीं। विकास आप बोलेंगे अरे भाई मोदी जी आपने कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, एक भी रुपया आया नहीं। आपने कहा था नीरव मोदी विजय माल्या को उठा के लाएंगे, ला नहीं सके। विजय माल्या मस्त लॉर्ड्स के स्टेडियम में बैठ के सिगार फूक रहा है, पूरा देश दुनिया देख रही है। तो आपकी नीयत है ही नहीं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है देश के अंदर। तो तमाम डेवलपमेंट विकास की चीजों में फेल हो गए। तो अब ये आ गए हैं फिर हिंदू मुस्लिम। अब पाकिस्तान तो आ गया, अब औरंगजेब आएगा, जिन्ना आएगा, सारी चीजें आ जाएगी अभी, क्योंकि विकास पे ध्यान भटकाना है देश। मगर इसीलिए बोल रहे हैं ना, 200 पार करना वादा हो गया, 400 बहुत दूर की बात है। बीजेपी बार बार ये कहती आई है कि हमारा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और मुंबई में काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर आपके पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आता है तो वो किस मुद्दे को लेकर चल रहा है, उसका क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? देखिए मैं बताता हूँ, हम जहाँ से लड़ रहे हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, वहाँ पर जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो जलगांव से आया है। उसको क्या मालूम है ये एरिया के बारे में? उनको वकील कोर्ट कचहरी मालूम। मेरे सामने वो प्रोसिक्यूटर थे जब 93 का ब्लास्ट ट्रायल चला था, मैं लॉयर था, यहीं सामने हम आते थे, अर्थ रोड में कोर्ट बनी थी। उन्होंने एक व्यक्ति, चलो आतंकवादी जो है, हमने कभी आतंकवादी आतंकवादी गतिविधियों का कभी समर्थन ना किया था ना करेंगे। हमने हमेशा हर तरह की वायलेंस का कंडेमनेशन किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद पहले वो शख्स थे जिन्होंने बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। हम इतना आतंकवाद के खिलाफ, मगर इन्होंने एक आतंकवादी के लिए, जिसका किसी मुसलमान ने समर्थन नहीं किया था, उस एक आतंकवादी के लिए इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी बता दिया था। क्या ये सही है? उनको क्या पता है कि ये नॉर्थ मुंबई सेंट्रल के अंदर क्या प्रॉब्लम है? वो तो जलगांव में। दूसरी तरफ वर्षाताई धारावी में, धारावी को छोड़ के यहाँ आने की क्या वजह थी? नाराजगी। तो यहाँ के लोग को पता नहीं है कि क्यों आई है यहाँ पर। और हमारा जो उम्मीदवार है वो पूरा लोकल है, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, और हमारा संगठन भी वहाँ पे बहुत मजबूत है। आप चांदीवली देख लो, बांद्रा ईस्ट देख लो, कुर्ला ईस्ट, कुर्ला वेस्ट देख लो। बांद्रा वेस्ट तो मैं वहाँ खुद रहता हूँ, मुझे पता है कि हमारा वहाँ पे क्या फोर्स है। अब इनके जो वहाँ के बांद्रा के एक्स एमएलए थे बाबा, वो भी चले गए, इस तरफ जिशान, वो भी चले गए। अब इन्हीं का जो 40 साल तक इनकी पार्टी में रहे, 42 ईयर्स, बाबा सिद्दीकी, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस एंटी मुसलमान है।
कड़ी पत्ता समझती है मुसलमानों, कड़ी पत्ता जब तक उसका स्वाद रहता है तब तक उसकी कीमत है, उसके बाद स्वाद खत्म बार। उनका बेटा सिटिंग एमएलए है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बोला कि कांग्रेस सरकार एंटी मुसलमान है, और वो एक मुस्लिम होने की वजह से उसको ये बोला गया कि तुम जाओ, अगर कांग्रेस के नेता को मिलना है तो अपना 10 किलो वजन कम करके आओ। उसको 10 किलो कम करना है तो फिर खड़गे जी को तो 40 किलो कम करना चाहिए। तो ये उन्हीं के नेता बोल रहे हैं, उन्हीं के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने इशारे में बोल दिया कि कांग्रेस एंटी मुस्लिम है, जब 48 सीटों में से एक मुस्लिम बहुमूल्य जहां पे सीट थी वो भी नहीं दिया। तो हमको यकीन है कि जो आक्रोश है अंदर कम्युनिटी के अंदर, और जो एग्रेसिवली लोग वोट डाल रहे हैं ना, तो ये आक्रोश और एग्रेसिवली वोट डालेंगे, क्योंकि ऑप्शन है ना, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ तो गुस्सा और एग्रेशन बहुत है, गुस्सा, और इस तरफ तो डालेगा ही नहीं कभी मुसलमान बीजेपी को, तो वोट कभी नहीं देगा। तो हमको यकीन है वोट हमको मिलेगा। सर, अभी आपने कहा कि 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान है उत्तर मध्य मुंबई में और उनके वोट आपको मिलेंगे, तो आप हिंदू के वोट आपको नहीं मिलेंगे ऐसा लगता है? मतलब आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, बाकी आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है बाकी लोग भी आपको वोट देने चाहिए? गलत बात है, मैं आपको बताता हूँ। आरिफ नसीम खान को नहीं देने की वजह से जो सेक्युलर वोट था नॉन मुस्लिम का वो भी नाराज है, जो क्रिश्चियन वोटर्स थे वो नाराज है, सरदार भाई नाराज है। तो ये सारा जो समीकरण है ये कहाँ जाएंगे? या नाराजगी दिखाना है तो हमको वोट देना है, बीजेपी को ये लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट को तो मैं समझता हूँ, बांद्रा वेस्ट में मेरे पड़ोसी को पूछा तो बोले कौन है वारिस भाई, नहीं जानते कोई किसी को। आप हम अखबार पढ़ना ठीक है, उज्जवल निकम एक वकील है, तो शांत बहुत सारे वकील है देश के अंदर, मगर कौन है यहाँ से लड़ रहा है किसी को पता नहीं। हाँ, मोदी जी का है, कमल का फूल है, वो हिसाब से उनको कुछ वोट मिल जाएंगे, उसके अलावा उनका वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हमको मराठा भी वोट देगा, देख लेना आप इसमें। दोनों मराठा की लड़ाई में जो मराठाओं के अंदर एक आक्रोश जैसा है, एक नाराजगी, आक्रोश नहीं बोलूंगा मैं, नाराजगी बोलूंगा, तो हमारा मराठा भाई को भी कहीं लगता है कि बीजेपी ने एक पार्टी को तोड़ दिया, वो भी हमको वोट देंगे। जिन्होंने एक परिवार के अंदर दो विभाजन कर दिया वो नाराज है, मराठा वोट देगा। एनसीपी के दो टुकड़े कर दिया, एक तरफ बारामती में घर घर में लड़ाई लगवा दिया, वो नाराजगी है, वो भी हमको वोट देगा, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसलिए बोल रहा हूँ 200 पार भूल जाओ इस टाइम मजलिस, और हमने ज्यादा सीट पे नहीं लड़ा है ना भाई, 543 है ना, एक लड़ा है ना, जीत जाओ, काय का बी टीम सी टीम, फिर बोलने का नहीं तुम देंगे नहीं और हम देंगे तो बोलेगा बी टीम। ये किधर का कानून मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। संविधान ने जितना अधिकार इनको दिया लड़ने का उतना वारिस पठान को भी, एमआईएम को भी, लड़ रहे हैं संवैधानिक अधिकार लेके, तो हमको लड़ने का ही नहीं। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिशियन का काम क्या है? चुनाव लड़ना, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। और इस बार तो समीकरण आपको दिखा देगा, देखो ना। पिछले 2-2.5 वर्षों में उद्धव ठाकरे ने काफी मतलब मुसलमानों की एक अच्छी अपनी पैठ बनाई है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब वो आज कांग्रेस के साथ में है और मुसलमानों में भी काफी सहानुभूति, यहाँ तक कि बीजेपी उनके ऊपर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगा रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान उनको सपोर्ट नहीं करते, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे? बाला साहेब ठाकरे, सुनिए, बाला साहेब ठाकरे जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, करता हूँ। बहुत वरिष्ठ, बहुत पावरफुल थे, बहुत अच्छे शख्स थे। एक बार जो बात बोल देते थे वो उस पर सहमत करके रहते थे, वो इतनी बड़ी हस्ती थी वो। उन्होंने कहा था मैं जिंदगी भर कांग्रेस के साथ नहीं जाने का है, फिर भी ये गए। कांग्रेस सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाती है, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म बोलने वाली पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, उद्धव ठाकरे सीएम बने, फ्लोर ऑफ असेंबली में उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर कहा कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बोला ना रिकॉर्ड पे, गर्व से कहो हमने गिरा। तो फडणवीस ने ईंट दिखाया कि मैं तो वहां मौजूद था, मैं तो ईंट लेके आया, बोला था। इन्हीं के एक नेता ने, नाम नहीं लूंगा, बोला था कि मुसलमानों से उनका वोटिंग अधिकार छीन लो, इनकी अक्कल ठिकाने आ जाएगी, बोला था। इस सारी चीज क्या मुसलमान नहीं देख रहा है? जब वारिस पठान को मालूम है, मुंबई का, भारत का, महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान को ये बात मालूम है। क्या होता है, इंसान अंदर रखता है, चाहता है, तब उसको नजर आता है कि मेरी बाबरी मस्जिद को इसने शहीद किया और इन्होंने राम मंदिर बना दिया, ठीक है, वो आपका बुराई है, वोट डाल देना है। बोलने को बहुत कुछ है, अभी तो स्पीचेस होएगी ना हमारी, मैं शुरू करूंगा 7 तारीख से बोलना,
अब मैं कुछ बोलूंगा तो फट से केस बुक हो जाएगा। अब ये गाली बकेंगे मुसलमानों को तो इनको कुछ नहीं, देखो एक संविधान का उल्लंघन नहीं है, इक्वालिटी। घुसपैठिया हमको बोलना 6 बच्चे पैदा करते मोदी ने बोला। मेरे को बताओ ना किसके 6 बच्चे? मैं भी मुसलमान हूं, मेरे 2 ही है। मोदी जी आपके कितने भाई बहन है? योगी जी आपके कितने भाई बहन है? मैं गिनाने शुरू करूं? लालू प्रसाद मुसलमान नहीं है ना, उसके कितने बच्चे हैं? तो ये मुसलमानों को बस गाली दो, एक ही चीज है, एंटी मुस्लिम बयान दो, मुसलमानों को गाली दो, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अगर कुछ बोले देशद्रोही है, वो ये है, तो इनको इस बार झटका पड़ेगा। और सारी चीजें जब जनता के सामने ऑलरेडी है, हम जनता के बीच में जाएंगे तो भड़काने नहीं जाएंगे, हम समझाने जाएंगे। और 13 तारीख तक क्या होगा, हैदराबाद का चुनाव खत्म, औरंगाबाद का खत्म, हमारे जहां जहां चुनाव लड़ रहे, तो ओवैसी साहब, हमारा इम्तियाज भाई, और मैं तो यहाँ पे शुरू हुई, पूरी हमारी गुजरात की पूरी टीम आके यहाँ पे स्टेशन हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला देखो, मेरा पहले साहब बोले कि वारिस इन लोग नहीं लड़े, तुम लड़ो चुनाव लड़ो, हार जीत अल्लाह के हाथ में। 14 में भी ऐसा ही था, तुम तो लॉयर थे, आए लड़े, जीत के निकल गए, 15 दिन के काम बजा के आ गए। तुम लड़ो, मौका जीतो। बोला साहब लास्ट टाइम तक ऐसा था कि नहीं वारिस भाई लड़ो, पार्टी का बहुत ये था, लड़ो। मैं बोला सर अभी इतनी जगह अपने को जाना है, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, सब तरफ लड़ रहे, तो मैं जाके जमात का पैगाम पहुंचाने में मानता हूँ, ना के लड़के। फिर हमने सेलेक्ट किया कि एडवोकेट ही चाहिए, कोई एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट, तब जाके हमने इसको सेलेक्ट किया। करीन छवि का आदमी रमजान चौधरी, तो हम लड़ रहे हैं। राज्यों में आपकी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं? अभी हमारा तेलंगाना के अंदर एक है असद ओवैसी खुद, महाराष्ट्र के अंदर अभी हमने औरंगाबाद का तो सिटिंग एमपी थे, फिर मुंबई नॉर्थ से दिया है, और एक पुणे से दिया है, एक उस्मानाबाद से दिया है, एक शायद भिवंडी से दिया है। अन्य राज्यों में आपकी क्या? बिहार में हम अच्छा खासा, एक हो गया चरण में, हमारा अख्तर ईमान साहब लड़े, और 3, 4, 5 सीटों के ऊपर घोषित किया है, और 2-3 घोषित करना बाकी है बिहार में। फिर यूपी के अंदर हमने एक गठबंधन बनाया है बहन पल्लवी पटेल जी के साथ, उसका नाम है गठबंधन का PDM, पीड़ित दलित मुसलमान। तो वो गठबंधन भी वहाँ पे एक 4th फ्रंट के हिसाब से आ रहा है। तो वहाँ कितने कैंडिडेट है मुझे इसका कुछ खास नॉलेज, वो भी एक है। हरीश भाई, अभी बीजेपी नेता आए थे, तो जैसे आपने निकम जी को बाहरी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से कसाब को उन्होंने फांसी दिलवाई, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा दिलवाई, तो मुंबई करों के लिए उन्होंने उनको इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो सबसे ज़्यादा तो फिर वोट हमको मिलने चाहिए इस हिसाब से, क्यों बताओ? उन्होंने सजा दिलाई, जज ने सजा दी। अब जज लेफ्ट राइट दोनों देख के सजा दी है, एविडेंस को देख के, जो गिल्टी है सजा। मेरे पिता भी जज रहे हैं, नारकोटिक्स के NDPS के जज थे मेरे पिताजी यूसुफ पठान साहब, उन्होंने भी काफी लोगों को सजा दी। तो जब जज सजा देता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता ना, तो सजा दिला दिया आपने तो क्या आपको वोट मिल जाएगा? क्यों? बांद्रा वाले को क्या लेना देना है सजा से? कुर्ला इस वेस्ट के अंदर काम नहीं करना है ना इनको, डेवलपमेंट, मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट का नाम ही नहीं है, बस एक आतंकवादी को सजा दिला दी, चले जाओ लोकसभा में। ऐसा नहीं होता है। मेरे पिता ने भी बहुत को सजा दी, तो फिर तो मैक्सिमम वोट मेरे को दो। उन्होंने देखा इसके पास ड्रग मिला, सजा, एविडेंस है, सजा। मैं डिफेंस लॉयर था। अभी लॉयर का काम क्या है? अपने क्लाइंट को, अपने जो भी है, हम शपथ लेते हैं ना, टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी एंड माय नॉलेज आई विल डिफेंड माय क्लाइंट, दैट्स इट। अब सुनो बात, सजा दिला दी बीजेपी ने। राम जेठमलानी, वरिष्ठ नेता, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, मेरे सीनियर थे। राम जेठमलानी ने बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज को रिप्रेजेंट किया कि नहीं? 1993 के किया ना, राज्यसभा MP थे ना। फिर तो क्या वो भी आतंकवादी के समर्थन हो गए थे? बीजेपी के MP थे वो। संजय दत्त के लिए थे, काफी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, अमित चुआ, वो सब के लिए थे। मैं जब भी नया बस एडवोकेट बना था, बराबर है बात। तो ये बोलना मतलब एक पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता सब समझदार है। ये बोलने से आपको कोई वोट मिल नहीं जाने वाला है। तो फिर तो मेरे को दो ना। मेरे तो बाप ने कितने जन को, मेरे पिताजी ने बहुत लोगों को सजा दे दिया, पूरा नारकोटिक्स खत्म कर दिया था मुंबई में।
सिर्फ बीजेपी ही कहती है बार बार कि जो हमारी योजनाएं हैं वो लोग के घर घर तक पहुंची है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग कैंडिडेट को नहीं बल्कि पीएम का मुंह देखकर वोट दे देते हैं। तो इस पर आपका पीएम को देंगे ना वाराणसी में, यहाँ क्या है वहां से जीत जाओ ना, यहाँ क्या है। अरे देश क्या खाली पीएम के नाम पे चलेगा क्या, पीएम के फेस पे चलेगा क्या देश? हाँ? अभी आपकी पार्टी कहाँ कहाँ सभाएं लेने वाली है? 20 तारीख के मुंबई के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मुंबई के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 13 तारीख को जैसा खत्म होगा हमारा हैदराबाद का चुनाव, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से डेट ली जाएगी मुंबई के लिए, उसके बाद में शुरू करेंगे। जब तक तो हम लोग है ही यहाँ पे, हम लोग भिवंडी में भी आपका उम्मीदवार है। भिवंडी में एक उम्मीदवार कर दिया है तो भिवंडी जाएंगे। जहाँ भी उम्मीदवार है तो हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार है वहाँ वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे, क्योंकि आज अगर देश के अंदर आप देखो, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ, मैंने पार्टी का प्रेसिडेंट, अगर वाकई में कोई बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तो वो पूरे देश में एक ही शख्स है, असदुद्दीन ओवैसी। जो माइनॉरिटी यानी मुसलमान, दलित भाई, पीड़ित वर्ग, सबके लिए जो लड़ रहा है देश में, चाहे ट्रिपल तलाक को आप देख लो, मॉब लिंचिंग पे देख लो, या हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार हो रहा है उसको देख लो, तो हर चीज के लिए वो खड़ा है असद ओवैसी। पीडीएम तो हम बहन पल्लवी जोशी के साथ, पल्लवी पटेल के साथ करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम है, क्यों हम सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमारा वंचित के साथ टाई अप था, मगर इस बार नहीं, मगर अंबेडकर साहब की इज्जत हमारे दिलों में बहुत है। हमने आनंद राज अंबेडकर जी को अमरावती में अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, हमारा कैंडिडेट भी नहीं था, हमने पूरा सपोर्ट दिया। बाड़ा साहब के लिए अनाउंस किया हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के इम्तियाज भाई ने कि हम बाड़ा साहब को अकोला के अंदर अपनी टीम में समर्थन देंगे, हमने तो समर्थन दिया ना फिर भी। तो आज लोग असद ओवैसी का चेहरा देखते हैं, पार्टी का निशान देखते हैं, पतंग काइट थप्पा मारते हैं। अभी आपने बोले कि कई तरह के विवादास्पद बयानबाजी होती है, तो जब हम हैदराबाद में चलते हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी की जो जब हम उनकी तकरीर सुनते हैं तो वो भी काफ़ी विरोधाभासी बयान करते हैं, उसको कैसे देखते और मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा एलोबरेट करके बताऊंगा, चलेगा ना? कोई रीजनिंग के साथ बोलना है मेरे को। हैं? बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक स्पीच दिया निर्मल में, उन्होंने बोल दिया था 15 मिनट ये वो बराबर। उस स्पीच के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी को वारंट निकाला, केस फाइल किया, लंदन में इलाज कर रहे थे, उनको जो मारा था उसके लिए, वो इलाज छोड़ के आए, सरेंडर किए, जेल में गए, 43 डेज जेल में रहे, उसके बाद उनको बेल मिला। अब बीजेपी के जो नेता इतनी स्पीच देते देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, वो कभी अंदर गए? बीजेपी के नेता हैदराबाद से, तेलंगाना से चल के आते हैं मीरा रोड में, गालियां बकते हैं मुसलमानों को, जिहादी, क्या क्या शर्म। उनके खिलाफ कोई केस करता है, एफआईआर होता है, अरेस्ट नहीं होते। वो आके नेता वहां पे बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। अब वारिस पठान एज अ लोकल मुंबई, मेरा भी दिल करता मैं जाके उनको मिलूं, मैं जाऊं एफआईआर डिमांड करूं, मैं जाना चाहता हूं कमिश्नर के पास मिलने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए। यकीन मारो दहीसर के चेक नाके के ऊपर मुझे ऐसा रोका जाता है जैसा कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आ रहा है। क्या मैं मीरा रोड भी नहीं जा सकता? पूरा घेरा करके मुझे घेर लिया, दहीसर से मुझे पुलिस स्टेशन में ले गए, मुझे रिटर्न भेज दिया। अरे मैं बोला सर मैं तो आपको एक निवेदन देना चाह रहा हूँ कि एफआईआर रजिस्टर करो, और जिनकी दुकानें मकानें जल गई है, जिसकी गैरेज को तोड़ दिया आपने, उसको जाके मिलना चाहता हूँ इंसानियत के नाते। मेरे को जाने नहीं दिया। फिर उसने परमिशन लिया, वापिस आया हाई कोर्ट से, वहां पर फिर अब अनाप शनाप मुसलमानों के खिलाफ हमने 15 बोला था मिनट, तो अकबर भाई को ये हो गया। बीजेपी की वहां की लोकल एमएलए जो पहले इंडिपेंडेंट जीती है, उसने क्या बोला, 5 मिनट के लिए कर दो, हमको तो 15 मिनट नहीं चाहिए, 5 मिनट चाहिए। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं, केस नहीं, कुछ नहीं। तो आप ये सारी चीजों को आप देखो तो पार्शियलिटी दिखता है। एक ही वर्ग के खिलाफ आप केस भी करेंगे, बुक भी करेंगे, सब कर देंगे, सबको अंदर डाल देंगे। पठान जी, कंक्लूड करते हैं, आप जो हमारे रीडर्स हैं, पाठक हैं, आपके वोटर्स हैं, उनको क्या कहना चाहें? देखिए, मैं फिलहाल नव भारत जो अखबार है, डिजिटल मीडिया अच्छा चलाता है और महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी जगहों पे जाता है, उनके यहाँ बैठा हूँ, उनके संवाद में, उनका एक स्पेशल शो है, उसके अंदर से एड्रेस कर रहा हूँ आप तमाम को। तो मैं तो रीडर्स के जरिए ये मैसेज भेजाऊंगा, डिजिटल मीडिया के थ्रू ये मैसेज भेजाऊंगा कि देखिए
मौका ऐसा है कि हमको किसी भी हाल में रोकना है नरेंद्र मोदी को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने से। किसी भी हाल में हमको ये इंश्योर करना है कि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसलिए अपना कीमती बहुमूल्य वोट आप दीजिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट में। हमारा निशान है पतंग। जहां जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं आप वोट दीजिए, उनको जिताइए, पार्लियामेंट में भेजिए। देखिए पार्लियामेंट में सिर्फ 2 गए जीत के। हाईएस्ट क्वेश्चन उठाया हमारे असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील ने। तो आपकी आवाज अगर वाकई में कोई पार्लियामेंट में उठा सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। हमने 2019 के चुनाव में सिद्ध करके दिखाया। हम सिर्फ 3 सीट पे लड़े पूरे हिंदुस्तान में। तेलंगाना से असद ओवैसी लड़े, बिहार से अख्तर ईमान लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील लड़े। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। 4 टर्म के सिटिंग एमपी को हमने औरंगाबाद में उखाड़ के फेंक दिया, हरा दिया। हम में ताकत है, इनमें ताकत नहीं है हराने की। हमको वोट दो, हम हराएंगे बीजेपी को। और यकीन मानिए आपका एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पड़ा। बहुत अच्छा काम होगा, विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, हिस्सेदारी भी होगी, लड़ाई भी सही इससे होगा और संविधान को भी बचाना है। वरना अगर ये लोग आ गए सत्ता में तो संविधान खतरे में आ जाएगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। लोकतंत्र खतरे में चल रहा है। सोच समझ के अपना वोट डालिए और यकीन मानिए मजलिस को वोट दीजिए। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए और हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।